ये कहानी है रक्त रंजीत गांव में पैदा हुए वीर योद्धा परीक्षित की। शिकुन एक ऐसा गांव जिसका इतिहास खून से सींचा गया था। एक ऐसा गांव जहां जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई थी जो एक वक्त के खाने के बदले दी जाती थी। अब तो गांव में कुछ बचे खुचे परिवार रह रहे थे, एक दहशत के साथ। दहशत एक समुदाय की, दहशत एक श्राप की, दहशत उन दुश्मनों के वापस आ जाने की, दहशत अपनी जान गंवाने की। और इन सब के बीच था परीक्षित, जो इन दहशतों से अनजान भी था और परे भी, निडर भी था और बहादुर भी। परीक्षित जो मारने को तैयार था लेकिन मरने को हरगिज नहीं। कुछ राज थे शायद जिससे अभी वो बेखबर था, लेकिन जब खुल जाएंगे सारे राज तो कैसे करेगा परीक्षित उनका सामना और अपनों का बचाव। ये कहानी है उस वीरता की। इस धरती पर देवता और दानव हमेशा हुए हैं। जब जब दानवों का अत्याचार बढ़ा तब तब उसने अवतार लिया। ये कहानी है भारतवर्ष के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक शिकुन की। शिकुन की समृद्धि इतनी थी कि देवता भी उससे लालायित रहते थे। लेकिन तब दानवों की नजर शिकुन पर लग गई और मानो लग गया शिकुन को ग्रहण। दानवों के गुरु ने शिकुन की बर्बादी के लिए हवन किया और इसमें बलि चढ़ा दी राज्य के लोगों की। बस थोड़े से लोग जो समय रहते राज्य से भाग गए वो बच गए। और ये कहानी है उनकी। ये कहानी है शिकुन के उस योद्धा की। उस वक्त किए गए उस हवन के कारण भयानक अकाल पड़ा, जिससे अब राज्य और राज्य के आसपास के लोगों को खाने के भी लाले हैं। उस समय राज्य में कुछ एक लोग ही बच गए थे जो गांव में रहते हैं। कई पीढ़ी बीत जाने के बाद भी उनके मन में वो गांव बचा हुआ है जो उन्हें सालों पहले मिला था। उन्हें आशंका है एक बार फिर से दानवों के हमले की, इसीलिए वो एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो जानवरों से लड़े और उनकी रक्षा करें। शिकुन राज्य के इस गांव में सैकड़ों सालों से इस तरह की नियति चली आ रही थी। हर पीढ़ी से अपेक्षा की जाती थी कि ये उन राक्षसों को खत्म कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में अब गांव के लोग गांव के बच्चों को तैयार करने में लगे हुए थे। सीधे खड़े रहो, सूरज की ऊर्जा को अपने आप में समा जाने दो। तब तक प्रयास करो जब तक जान है। तुम्हें पत्थर से कठोर और लोहे से मजबूत बनना है। एक बूढ़ा व्यक्ति पत्थर के चबूतरे पर खड़ा होकर चिल्ला रहा था और नीचे दर्जनों बच्चे उसके इशारे पर व्यायाम करते जा रहे थे। गांव के तमाम बुजुर्ग आसपास बैठे हुए थे और उन बच्चों की हरकतों को गौर से देख रहे थे। गांव अधिक बड़ा नहीं है, मुश्किल से 300 लोग इस गांव में रहते हैं। पूरा गांव ही पत्थरों का बना हुआ है, जैसे आमतौर पर पहाड़ी इलाके में गांव होते हैं। वो लौट आए, वो शिकार से लौट आए। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति हांफते हुए आया। उसके मुख से बस इतना ही निकला था कि सब लोग गांव के मुहाने की तरफ भागे। बच्चे बिना मास्टर के कहे हिल भी नहीं सकते थे। मास्टर ने बिना देर किए कह दिया, खड़े रहो, और गांव के मुहाने की तरफ दौड़ पड़ा। बच्चे अभी भी उसी अवस्था में खड़े थे। 2 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। गांव के मुखिया ने नम आंखों से कहा। एक बूढ़ा आदमी लगभग रोने लगा। उसके मुख से केवल इतना ही निकल पाया, ये तो इस गांव की नियति है। हम हमेशा से यही सब देखते आए हैं। जाने कब हमारी रक्षा करने कोई आएगा।
उसके चेहरे की झुर्रियां उसके दर्द को बयां कर रही थी। सालों पहले इस तरह उसके बेटे की लाश पहाड़ों से आई थी, जैसे आज इन लोगों की आई है। गांव में खाने को कुछ भी नहीं है। जब दैत्यों के गुरु ने राज्य के बर्बादी के लिए हवन किया था, तो उस हवन में इतना ताप था कि इलाके की जमीन बंजर हो गई, जिस पर अनाज का एक दाना नहीं उगता है। अब हमें दूसरे गांव से। गांव का मुखिया दर्द भरी आवाज में अपनी बात कह रहा था। तभी कुलपति ने उनकी बात को काटते हुए कहा, हमें यह भी डर है कि अगर वो गांव के बाहर किसी दूसरे लोगों को मिलेंगे तो कोई अनिश्चित महामारी हमारे गांव में ना प्रवेश कर जाए। हम अपने वंश को बचाना भी तो चाहते हैं, इसीलिए खाने का प्रबंध करने गांव के जवान लोगों को ही पहाड़ों में जाना होगा। फिर उसके लिए कुछ जाने गंवानी ही क्यों ना पड़े। बूढ़े कुलपति ने मक्कम आवाज में कहा, पहाड़ बहुत ज्यादा खतरनाक है। वहां खून के प्यासे जानवर इस ताक में रहते हैं कि कब वो किसी इंसान की जान ले सके। कितनी बार तो उनकी लाश तक लौट के गांव में नहीं आ पाती। मुखिया ने अपनी बात फिर से रखने का एक निष्फल प्रयास किया। तभी गांव की औरतें अपने घरों से टोकरी ले आई, उनके द्वारा शिकार किए गए जानवरों के मांस को बांटने के लिए। गांव के मुखिया ने एक एक करके उनकी टोकरियों में जानवरों का मांस डाल दिया। अभी कुछ देर पहले तक पूरा गांव गमगीन हो चला था, और अब लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। वो रोए भी तो कब तक? ये तो इस गांव की नियति बन चली है। खाने के लिए जान गंवाना यहाँ आम बात है। पूरा गांव एक बार फिर से पहले के जैसे सामान्य हो गया। गांव के मुखिया ने कहा, महिलाएं घायलों का मरहम पट्टी करें। मारे गए युवकों को हम शाम ढलने के बाद दफना देंगे। बच्चे अभी भी उसी अवस्था में खड़े हैं। मास्टर एक बार फिर से चबूतरे पर आ गया और फिर से हाथों के इशारे देने लगा, और बच्चे उसकी नकल करने लगे। ये बच्चे बहुत छोटे हैं। 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे एक साथ व्यायाम कर रहे हैं। ये बच्चे अभी से ही शेर की तरह मजबूत और चीते की तरह फुर्तीले नजर आ रहे हैं। गांव के एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग से आस से कहा, इन्हीं बच्चों में एक सबसे छोटा बच्चा है, परीक्षित। वो भी बच्चों के साथ तालमेल करते हुए व्यायाम कर रहा था। वो लगभग 3 साल का होगा। इस उम्र में जब बच्चे फूल की तरह कोमल और तितलियों की तरह मासूम होते हैं, तमाम बच्चे शरीर को मजबूत बनाने में लगे थे। ऐसा करना उनकी नियति है। शरीर जितना मजबूत रहेगा, जिंदा बचने के मौके उतने अधिक होंगे। एक दूसरे बुजुर्ग ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आज के लिए केवल इतना ही। कल समय पर इकट्ठा हो जाना। याद रखो, अनुशासन ही तुम्हें इस लायक बनाएगा कि तुम इस गांव के लिए अपनी आहुति तक देने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर वो अधेड़ उम्र का व्यक्ति पत्थर के चबूतरे से नीचे उतर गया। बच्चों में खुशी और गम की लहर एक साथ दौड़ गई। वो सीधे अपने घर की तरफ भागे। उन्हें इस तरह से कौतूहल करते हुए देखकर गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, जाने हमें कब तक इसी तरह से जीना होगा। यहाँ तो मौत आसान लगती है और जिंदगी मुश्किल। उसकी बातों में एक अनजान सी घबराहट थी। उसकी आवाज जैसी बिखरी सी लग रही थी। सब ठीक हो जाएगा। वो हमें बचाने किसी न किसी को भेजेगा, और हम अपने वंश का बदला इन राक्षसों से जरूर लेंगे। गांव के मुखिया ने उन्हें ढाढ़स बांधते हुए कहा। बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। उनकी माओ ने पत्थरों के कटोरे में उनके लिए तब तक खाने लायक मांस तैयार कर दिया था। खाना पर्याप्त नहीं है, और जो मिलता है वो भी बहुत मुश्किल से। इसीलिए इन बच्चों को बचपन से ही खाने के महत्व के बारे में सिखाया गया है। आज शिकार में गांव के युवाओं ने पर्याप्त भोजन लाया है, लेकिन फिर भी इस भोजन को बचाना होगा, क्योंकि शिकार पर जाने का मतलब है रक्तपात। परीक्षित भी दौड़ता हुआ मुखिया के घर पहुंच गया।
जहां मुखिया की बीवी उसे अपने हाथों से खिला रही थी और प्यार करती जा रही थी। तभी मुख्य द्वार से मुखिया घर के भीतर दाखिल होता है। उसने माँ और बेटे को देखकर मंद मंद मुस्कुराना चालू कर दिया। अपना परीक्षित अब बच्चा नहीं रहा जो तुम उसे अपने हाथों से खिला रही हो। देखा था ना सुबह में कैसे अपना परीक्षित बड़े बच्चों के साथ व्यायाम कर रहा था। मास्टर भी कह रहे थे कि इसमें कुछ दुर्लभ प्रतिभा है। जल्दी ही ये बड़ा हो जाएगा और पहाड़ों पर जाने लगेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात मत बोलो, मुझे ये सब मत बोलो। मुझे डर लगता है। मैं अपने परीक्षित को अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुखिया की पत्नी ने घबराहट से भरे लहजे में बोला। वो बिल्कुल सहम गई थी। मुखिया ने अपनी पत्नी की मनोस्थिति को समझ लिया था। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, परीक्षित को तो मैं कहीं नहीं भेजूंगा, वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। मुखिया ने भले ही अपनी पत्नी को ढाढ़स बढ़ा दिया था, लेकिन वो भी सच से वाकिफ था। ये तो परीक्षित की नियति है कि उसे पहाड़ों पर जाना होगा, अपने गांव के लोगों के लिए शिकार करना होगा। तब तक परीक्षित खाना खा चुका था। उसकी माँ ने तब तक जानवरों के दूध को गर्म कर दिया था और उसमें पत्थर के चम्मच से औषधि मिला रही थी। ये औषधि जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटी से निर्मित थी। ये औषधि गांव के हर बच्चे को एक सीमित मात्रा में दिया जाता था ताकि बच्चे मजबूत हो सकें। परीक्षित ने दूध खत्म किया और फिर वो बच्चों के साथ खेलने चला गया। मुखिया और उसकी पत्नी अभी भी घर के भीतर थे। मुखिया की पत्नी अभी भी घबराई हुई थी। वो भले ही इस बात को झुठला रही थी कि वो परीक्षित को कभी नहीं जाने देगी, लेकिन वो भी परीक्षित और इस गांव की नियति को जानती थी। आगे चलकर परीक्षित को ही गांव का नेतृत्व करना है। परीक्षित गांव के किनारे में एक तालाब के पास पहुंच गया था, जहां पर उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे। वो उन बच्चों के साथ पत्थर का गेंद बनाकर खेलने लगा। बच्चे तालाब में पत्थर को जोड़ जोड़ कर फेंक रहे थे और हर बार कौतूहल करके ये ऐलान कर रहे थे कि किसका पत्थर तालाब में कितना दूर जा रहा है। जब परीक्षित की बारी आई, तब उसने एक पत्थर अपने हाथों में लिया और तालाब में जोर से फेंक दिया। उसका पत्थर बाकी सभी बच्चों से काफी दूर चला गया। बाकी सारे बच्चे इस बात को लेकर अचंभे में थे। आखिर 3 साल का बच्चा इतनी दूर एक पत्थर को कैसे फेंक सकता है? उनमें से एक बड़े बच्चे ने आश्चर्यचकित होकर कहा। लेकिन परीक्षित के लिए तो जैसे ये बहुत आसान था। उसने एक एक करके कई सारे पत्थरों को पानी में फेंका। हर एक पत्थर इतना दूर गया कि बच्चे जो परीक्षित से उम्र में बड़े थे वो हल्ला मचाने लगे। उनकी आवाज में खुशी और आश्चर्य एक साथ छिपा हुआ था। दोपहर हो चुकी थी और गांव के तमाम मर्द इकट्ठा हो चुके थे। वो सभी एक बरगद के पेड़ के नीचे छांव में बैठे हुए थे। कुछ बुजुर्ग बरगद के पेड़ की जड़ में बने बरामदे में बैठे हुए थे और गांव का मुखिया इन बुजुर्गों के बीच में बैठा हुआ था। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी मुखिया ने बोलना शुरू कर दिया। सभी लोग चुप हो गए। आज इस साल की 9वीं मौत है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे इस गांव का और इस वंश का भी भविष्य संकट में दिख रहा है। हम सभी को जल्द ही कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। मुखिया ने जब ये बोला तो उसके स्वर में घबराहट और दुख दोनों शामिल थे। मुखिया ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो एक बुजुर्ग ने सवाल पूछने के लहजे में कहा, लेकिन मुखिया जी, हम लोग इन दैत्यों का सामना कैसे करेंगे? ये हमारे से इतने अधिक ताकतवर हैं कि इनसे मुकाबला करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो तो भला हो जोगी बाबा का, जिसने इस गांव को अपनी शक्तियों से बांध रखा है। नहीं तो ये राक्षस कब का इस गांव में प्रवेश कर जाते और इस गांव को खत्म कर देते। मैं सब जानता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी कोई विकल्प नहीं है। हमें अभी किसी तरह से अपने आप को बचाना होगा। वर्तमान नस्ल और खासकर परीक्षित से हमारी आस जुड़ी हुई है। यही बच्चे आगे चलकर हमारे और हमारे गांव के लिए कुछ कर सकते हैं। मुखिया ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा,
सिखाया तो हमने उन्हें भी था जो मारे जा रहे हैं। उन्हें भी हमने इसी तरह से ट्रेनिंग दी थी जैसे अब बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? क्या वो जानवरों के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं? उस बूढ़े ने जोर से कहा। उसके स्वर में डर साफ दिखाई दे रहा था। कम से कम आज तो ऐसा ना बोलो। आप लोग उन लोगों का अपमान कर रहे हो जिन्होंने हमारे खातिर अपनी जान दे दी। आज अगर हमने भोजन भी किया है तो उन्हीं की बदौलत। अभी इस तरह की बातें करने का समय नहीं है। हमें अपनी एकता कायम रखनी होगी और आगे के विकल्पों को तलाशना होगा। एक बुजुर्ग ने अपनी बात समाप्त की। तभी दूसरा बुजुर्ग बोल पड़ा। मुखिया जी, मुझे लगता है कि इन बच्चों के आहार में और व्यायाम में कुछ बदलाव करना होगा। इस तरह से ये बच्चे पिछली बार के समूह से अधिक शक्तिशाली बनेंगे। आपको क्या लगता है मास्टर जी? इन बच्चों का मास्टर, जो अभी तक चुप था, उसने कहा, अभी वो समय नहीं आया है। अभी ये बच्चे बहुत छोटे हैं। समय आने पर उनके व्यायाम और खान पान में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। कुछ बच्चों में मुझे अभी से अधिक ऊर्जा और दुर्लभ प्रतिभा नजर आ रही है। खासकर परीक्षित में तो ऊर्जा कूट कूट कर भरी हुई है। इस उम्र के बालक के लिए ये सब नायाब है। हमें उसे संभालना होगा ताकि आगे चलकर वो गांव का नेतृत्व कर पाए। मुखिया खामोश था। वो कुछ छुपा रहा था। परीक्षित के बारे में कुछ ऐसी बातें थी जो उसने अपनी पत्नी तक से नहीं बताई थी। क्या था परीक्षित का राज? उसके जो लक्षण अभी से दिख रहे थे, उसके पीछे क्या कारण था? क्या परीक्षित की प्रतिभा सच में इतनी अनमोल थी कि वो गांव के लोगों की रक्षा कर पाए? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।